जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये साल खत्म होने को है और मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर इस क्लास में उपस्थित हो चुका हूं। देखिए, ये करंट अफेयर्स आपके जो वनडे एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। बिना किसी रुकावट के शुरू करते हैं आज की क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति का क्या नाम है। ऑप्शन मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। पहला ऑप्शन है तेगवीर सिंह, दूसरा ऑप्शन है हरभजन सिंह, तीसरा ऑप्शन है गुरचरण सिंह और चौथा ऑप्शन है चरण सिंह। तो इसका जो सही उत्तर है वो है तेगवीर सिंह। तेगवीर सिंह जी की जो एज है मात्र 6 वर्ष है। कितनी है? मात्र 6 वर्ष एज है। वो कहां चढ़े हैं? वो माउंट एल्ब्रुस पे चढ़े हैं, जो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। अभी माउंट एल्ब्रस जो है वो कहां पड़ता है? वो साउथ रशिया में पड़ता है। कहां? वो साउथ रशिया में पड़ता है। ठीक है, तो माउंट एल्ब्रस पे चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के जो व्यक्ति बने हैं, जो बच्चे हैं एक तरीके से, उनका नाम क्या है? उनका नाम तेगवीर सिंह है, जिनकी उम्र मात्र 6 वर्ष है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जानते हैं टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट। टाइम जो मैगजीन है उसकी 100 क्रिएटर लिस्ट में भारत के किस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को जगह मिली है? तो ऑप्शन आपके सामने है बच्चों। पहला ऑप्शन है प्राजक्ता कोहली, दूसरा ऑप्शन है समय रैना, तीसरा ऑप्शन है पूरब झा और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है प्राजक्ता कोहली। आपको पता होगा प्राजक्ता कोहली का जो सोशल मीडिया नेम है वो क्या है? वो है मोस्टली सेन। मोस्टली इनसेन होना चाहिए, पर उन्होंने क्या लिखा है? मोस्टली सेन। इनको टाइम मैगजीन में 100 क्रिएटर लिस्ट में अपना स्थान इन्होंने प्राप्त किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है समुद्री क्षेत्र में भारत की पहली एनबीएफसी कंपनी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कौन सी बनी है बच्चों? तो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड, दूसरा ऑप्शन है जलमाला वित्त निगम लिमिटेड, तीसरा ऑप्शन है नीरमाला वित्त निगम लिमिटेड और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों वो क्या है? वो है सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड। ये कंपनी जो है क्या बनी है? भारत की पहली समुद्री क्षेत्र की एनबीएफसी कंपनी बनी है। अभी एनबीएफसी कंपनी क्या होती है मैं आपको इकोनॉमी की क्लास में बहुत डिटेल से समझाऊंगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है आपके पास, देश का पहला राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड कहां स्थापित किया गया है बच्चों? ऑप्शन है तेलंगाना, दूसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान, चौथा ऑप्शन है गुजरात। तो देश का पहला जो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड है वो तेलंगाना में स्थापित किया गया है। तेलंगाना के निजामाबाद में। कहां? तेलंगाना के निजामाबाद में बच्चों इसे स्थापित किया गया है। और याद रखिएगा ये किस मंत्रालय के अंडर काम करेगा? तो ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंडर काम करेगा। कहां काम करेगा? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंडर ये जो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड है वो कार्य करेगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आरबीआई। आरबीआई से एनबीएफसी, अभी जो मैंने पीछे बताया, एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी बनी है? तो देखिए ऑप्शन है आपके पास अमेजन, दूसरा ऑप्शन है गूगल पे, तीसरा ऑप्शन है फ्लिपकार्ट और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है वो है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट पहली ई कॉमर्स कंपनी बन गई है। पहली ई कॉमर्स कंपनी बन गई है जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से एनबीएफसी का लाइसेंस प्राप्त हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है डाक विभाग, भारतीय डाक विभाग ने देश भर में किस नाम से धार्मिक किताबों की डिलीवरी देने वाली
सेवा शुरू की है? डाक विभाग ने किस नाम से धार्मिक किताबों की डिलीवरी देने वाली सेवा शुरू की है? ऑप्शन है धार्मिक पोस्ट, सेकंड ऑप्शन है ज्ञान पोस्ट, थर्ड ऑप्शन है संचार पोस्ट और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ज्ञान पोस्ट। क्या है? ज्ञान पोस्ट। ज्ञान पोस्ट नाम से भारत में धार्मिक किताबों की डिलीवरी देने की सेवा शुरू कर दी गई है डाक विभाग द्वारा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाकर, जिसका नाम ई नगर पालिका है, से जोड़ने वाला पहला राज्य भारत का कौन सा बन गया है? यानी कि वो भारत का पहला कौन सा राज्य है जिसने अपनी सारी नगर पालिकाओं को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जोड़ा है, जो कि ई नगर पालिका डिजिटल प्लेटफॉर्म कहलाती है? तो ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन राजस्थान और चौथा ऑप्शन गुजरात। तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों, तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश यानी कि सेकंड वाला जो ये मध्य प्रदेश है, ये पहला स्टेट बन गया है जिसने अपनी सभी नगर पालिकाओं को ई नगर पालिका में परिवर्तित कर दिया है और इसको एक तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ले आया है। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन है, वकीलों को प्रथम बार स्वास्थ्य बीमा, है ना, स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? यानी कि वकीलों को प्रथम बार स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो बच्चों ऑप्शन है आपके पास उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और चौथा ऑप्शन है राजस्थान। तो इसका जो सही उत्तर है वो है झारखंड। झारखंड भारत का पहला स्टेट बन गया है जिसने अधिवक्ताओं को क्या दिया है? अधिवक्ताओं को जीवन बीमा पर्याप्त करवाया है। यानी कि जीवन जो स्वास्थ्य बीमा है, हेल्थ इंश्योरेंस, जीवन बीमा में जो हेल्थ इंश्योरेंस है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, लाइफ इंश्योरेंस नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो क्या करा है? वो दिया है। ठीक है, अब इस हेल्थ इंश्योरेंस को कौन देखेगा? इसे एलआईसी देखेगा। ठीक है, इसको एलआईसी द्वारा प्रदान कराया जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला पूर्ण रूप से साक्षर राज्य कौन सा बन गया है? वो भारत का पहला कौन सा राज्य है जो 100% लिटरेसी रेट को हासिल कर चुका है? तो ऑप्शन है आपके पास, फर्स्ट मिजोरम, सेकंड उत्तर प्रदेश, थर्ड उत्तराखंड और चौथा हिमाचल प्रदेश। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर है वो है मिजोरम। मिजोरम पहला राज्य बन चुका है जिसने 100% लिटरेसी रेट को पा लिया है। ठीक है, तो वो भारत का पहला राज्य बन गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड किसने जारी किया? यानी कि किस शहर ने जारी किया? तो देखिए ये लेखपाल में भी पूछा जा सकता है, ये लेखपाल के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आ रहा है यूपी से रिलेटेड। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है? देखिए सारे ऑप्शन यूपी के हैं। पहला ऑप्शन है गाजियाबाद नगर निगम लिमिटेड, दूसरा ऑप्शन है मुरादाबाद नगर निगम लिमिटेड, तीसरा ऑप्शन है आपके पास लखनऊ नगर निगम लिमिटेड और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर है वो है गाजियाबाद नगर निगम लिमिटेड। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अंडमान की इस आदिम जनजाति को इस बार जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें वोट देने का अधिकार मिला, यानी कि उन्होंने पहली बार उस आदिम जनजाति ने वोट दिया। ऑप्शन है आपके पास सेनेटिलीज, है ना, दूसरा ऑप्शन है जारवा, तीसरा है निग्रिटो और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वो है जारवा। जारवा वो आदिम जनजाति है जिसने इस बार लोकसभा में क्या किया? मतदान दिया। इसके बारे में कुछ और बता दूं, ये तीनों जनजाति जो है, आदिम जनजाति जो है, वो अंडमान निकोबार आइलैंड्स पर पाई जाती हैं। और खासकर देखिए सिनेटिलीज वाला जो जनजाति से एक रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। आपको पता होगा 2020-2021 में, है ना,
एक अमेरिकी यात्री आया था, उसका नाम था जॉन एलन। क्या नाम था? जॉन एलन, जिसकी इस सेनेटिलिस जनजाति ने हत्या कर दी थी। गलती इसी की थी, क्योंकि आदिम जनजाति जो होती है वो समाज से एकदम विकृत होती है, उसको समाज का कुछ पता नहीं होता। इसने कानूनों का उल्लंघन करके उनके एरिया में जाने की कोशिश की और ये उनके द्वारा मारा गया। ये अमेरिका का था, ठीक है, ये यूएसए से था। क्योंकि ये बहुत दिनों में सुर्खियों में रहा था, हो सकता है एग्जाम में ये पूछ लिया जाए। ये भी तो हो सकता है कि जारवा जनजाति अंडमान निकोबार से रिलेट करती है, तो ये जारवा जनजाति ना पूछ के सेनेटिलिस के बारे में पूछ लिया जाए कि सेनेटिलिस जनजाति कहां से है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक किस शहर में खुला है, ठीक है। तो देखिए, ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है चेन्नई, तीसरा ऑप्शन है हैदराबाद और चौथा ऑप्शन है कोलकाता। इसका जो सही उत्तर है बच्चों, इसका सही उत्तर है चेन्नई। चेन्नई में भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक खोला गया है, ठीक है। अब जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि भारत का पहला अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट सेंटर कहां पर खुला है, ठीक है। भारत का पहला अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट सेंटर कहां पर खुला है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास मेरठ, दूसरा ऑप्शन है मुरादाबाद, तीसरा ऑप्शन है लखनऊ और चौथा ऑप्शन है प्रयागराज। तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों, सही उत्तर है मेरठ, ठीक है। मेरठ में अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट सेंटर खुला गया है, ठीक है। एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कुछ घोड़ों का नाम आप जान लीजिए जो जिनसे हिस्ट्री से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले जो घोड़े का नाम आता है वो आता है महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम, ठीक है। महाराणा प्रताप जी के घोड़े का नाम क्या था? आपको पता होगा, चेतक। ये क्वेश्चन में पूछा ही जाता है, ये एक अफगानी घोड़ा था, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो बहुत हिट होता है वो होता है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम भी पूछा गया है। झांसी की रानी के घोड़े का नाम क्या था जिसपे वो लड़ी थी? बादल, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह जी के घोड़े का नाम भी पूछा जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी के घोड़े का नाम भी क्या था? गुरु गोविंद सिंह जी के घोड़े का नाम क्या था? उनके घोड़े का नाम था स्वार, जो कि एक नीला घोड़ा था, ठीक है। उसका रंग कैसा था? नीला घोड़ा, ठीक है। उसके बाद हो सकता है अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर के घोड़े का नाम भी पूछा गया है बहुत जगह। सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? उसका घोड़े का नाम था ब्यूसेफेलस। क्या नाम था? ब्यूसेफेलस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, घोड़ों के नाम हैं जो पूछे जाते हैं, तो आप इसको अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, ठीक है। एक क्या कहते हैं, करंट अफेयर का तो है ही, पर हिस्ट्री से भी इन क्वेश्चनों को पूछा जा सकता है, ठीक। देखिए, ये एक तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन बन सकता है, ये मेडाइवल का बन सकता है, ये भी मॉडर्न हिस्ट्री के आसपास के बन सकता है, यानी कि प्री मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन बन सकता है, और ये एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो हो सकता है इसमें पूछ लिया जाए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भारत का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय किस शहर में खुला है? भारत का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय किस शहर में खुला है? ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है आपके पास वाराणसी, तीसरा ऑप्शन है लखनऊ और चौथा ऑप्शन है मुरादाबाद। तो इसका सही उत्तर है बच्चों, तो इसका सही उत्तर है वाराणसी। वाराणसी जो है भारत का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय खोला गया है। आगे बढ़ते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन है, कौन सा राज्य देसी नस्ल की गाय यानी कि भारतीय नस्ल की गाय को गौ माता या राजमाता का दर्जा देने वाला भारत का प्रथम राज्य बन गया है? तो ऑप्शन है आपके पास महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, फिर आता है उत्तराखंड, चौथा आता है हरियाणा। तो इसका जो सही उत्तर है, इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया है जिसने भारतीय नस्ल की गायों को गौ माता या राज्य माता का दर्जा दिया है, ठीक है। जो कि बहुत ही सराहनीय कदम है। हमारे उत्तर प्रदेश और सारे स्टेट में गाय को गौ माता का दर्जा दिया जाना चाहिए, ये मेरा मानना है और ये हमारे बहुत सारे भारतीयों का मानना है, जो कि सनातनी धर्म के लिए ये बहुत ही जरूरी है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं।
भारत का पहला चावल एटीएम, यानी कि भारत का पहला राइस एटीएम, भारत का पहला राइस एटीएम कहां शुरू किया गया है? देखिए, राइस एटीएम का मतलब ये नहीं है कि इसमें से आप चावल निकाल लेंगे, ऐसा नहीं। इसका मतलब ये है कि आपको चावलों से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं किसानों को एवं आम नागरिकों को यहां उपलब्ध रहेंगी। तो ऑप्शन है आपके पास भुवनेश्वर, दूसरा ऑप्शन है नेल्लोर, तीसरा ऑप्शन है लखनऊ, चौथा ऑप्शन है बेंगलोर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कहां पर है? भुवनेश्वर है उड़ीसा में। उड़ीसा के भुवनेश्वर में पहला राइस एटीएम जो है वो खोला गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत कौन से देश के साथ यूपीआई सेवा, ठीक है, यूपीआई सेवा शुरू करने जा रहा है और उस देश का क्या नाम है? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ यूपीआई जो सर्विस है उसका अग्रीमेंट किया है? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास भूटान, नेपाल, फ्रांस, साइप्रस। तो इसका जो सही उत्तर है साथियों, इसका सही उत्तर है साइप्रस। ठीक है, कौन सा है? साइप्रस। ठीक, जानते हैं किन किन देशों के साथ भारत ने यूपीआई सेवा जो है वो चालू कर रखी है, कहां किन किन देशों में यूपीआई सर्विसेज जो हैं वो चालू हैं? तो देखिए, भूटान, नेपाल, कतर, ठीक है, फ्रांस, त्रिनिदाद एंड टोबैको, ट्रिनिडाड, ठीक है, जापान, श्रीलंका, ठीक, के अलावा यूएई, देश हो गए। जापान हो गया, श्रीलंका हो गया, यूएई हो गया, ठीक, फ्रांस हो गया, नेपाल हो गया, तो और साइप्रस भी जुड़ेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट देश हैं जिन पे यूपीआई सेवा जो है वो चालू हो चुकी है। जो इनकी जो अभी फेयरिस्ट है तो 10 से 12 देशों की है। ठीक है, अब ये जो है और भी बढ़ेगा। ठीक, तो जो एकदम अभी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है करंट अफेयर का वो है साइप्रस। ठीक है, तो साइप्रस जो है वो जुड़ने जा रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए, अगला क्वेश्चन है, आर्टेमिस समझौते पर आर्टेमिस आर्टेमिस जो अग्रीमेंट है, अग्रीमेंट जो है आर्टेमिस अग्रीमेंट पे हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश कौन सा बना है? तो देखिए, आर्टेमिस अग्रीमेंट है क्या? सबसे पहले देखिए, आपको पता होना चाहिए 1967 में एक आउटर स्पेस ट्रीटी बनी थी, आउटर स्पेस ट्रीटी बनी थी, ये उसका पार्ट है। ठीक है, ये उसका सब पार्ट है। ये कौन लाया? ये लाया यूएसए। यूएसए कब लाया? यूएसए से 2020 और 2021 के बीच में लाया, अक्टूबर के टाइम पे लाया था। ठीक है, अक्टूबर, मैं अगर सही हूं तो 13 अक्टूबर वो डेट थी जब ये लाया गया था। ठीक, अब देखिए इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि इसमें जो भी देश हस्ताक्षर करेगा वो अंतरिक्ष में जो भी इनोवेशन करेगा वो शांतिपूर्ण तरीके से करेगा, और अंतरिक्ष में जो भी इनोवेशन होगा उसका एकमात्र उद्देश्य शांति ही फैलाना होगा। ठीक है, तो अंतरिक्ष में अन्वेषण जो है वो क्या करे? अन्वेषण का उद्देश्य शांति होगा। अन्वेषण का उद्देश्य सिर्फ शांति होगा। क्या होगा? उद्देश्य जो होगा वो शांति होगा। तो ये तो मैंने आपको इसका बैकग्राउंड समझा दिया। अब मैं आता हूं करंट के टॉपिक पे। करंट के टॉपिक में ऑप्शन है बांग्लादेश, भारत, नेपाल और इनमें से कोई नहीं। तो 54वां देश जो बना है तो वो बांग्लादेश बना है। ये बांग्लादेश वही देश है जिसने हाल ही में बहुत गंद मचा रखी है। हमारे जो क्या के मासूम लोगों को ये मार रहा है। आपने अभी पढ़ा होगा तो जो दीपू चंद्र दास के साथ जो इन्होंने हरकत करी है, ये वही बांग्लादेश है जिसको हमने आजाद कराया था 1971 में, और ये वही बांग्लादेश आज हमें रंग दिखा रहा है। ठीक है, तो इसको शामिल कर लिया गया है। याद रखिएगा, सुई बनाने की इस देश की औकात नहीं है, तो इसको आर्टेमिस समझौते पर, क्योंकि
अमेरिका से थोड़ा समर्थन मिल रहा है इसको, ठीक है। आपको पता होगा अमेरिका जो है बांग्लादेश के आसपास क्या कहते हैं क्रिश्चियन बेल्ट बनाने जा रहा है, और इस बांग्लादेश की भी नज़र हमारे सेवन सिस्टर स्टेट पर रहती है, ठीक है। सेवन सिस्टर स्टेट पर रहती है। आपको पता होगा भाई हादी जो मारा गया है, हादी ने सेवन सिस्टर्स के साथ साथ बिहार पर कब्जा करने की बात कही थी। हुआ तो कुछ नहीं, कहीं से गोली पड़ गई और वो मर गया, ठीक है। और ऐसे ही जो भी हमारे भारत की तरफ नजर उठाएगा उसको भगवान के द्वार तो उसके लिए खुले हैं ही, ठीक है। पहली बात तो इस हादी को भगवान के द्वार पे जगह तो नहीं मिलेगी, किसी नरक ही जाएगा, ठीक है। फिलहाल छोड़िए। तो 54वां देश जो बन गया है वो कौन सा बन गया है, वो बांग्लादेश बन गया है। आप क्वेश्चन आता है कि भारत कब शामिल हुआ, तो देखिए भारत शामिल हुआ 21 जून 2023 को। और भारत कौन सा राष्ट्र था जब शामिल हुआ, कौन से नंबर का, तो वो 27वां राष्ट्र था, ठीक है। तो 27वां राष्ट्र था। जहां से भी जैसे भी क्वेश्चन आए आपको सही लगाना है, ठीक है। मैंने आपको इसका सारा बैकग्राउंड डिटेल बता दिया, और याद रखिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, पहली बार पूर्ण रूप से एआई से बनी फीचर फिल्म का क्या नाम है। तो ऑप्शन है आपके पास बच्चों, द वाइजर्ड ऑफ ओजी, सेकंड ऑप्शन है एवेटार, तीसरा ऑप्शन है लॉयन किंग सिम्बा, चौथा ऑप्शन है जोकर। तो जो इसका सही उत्तर है बच्चों, सही उत्तर है द वाइजर्ड ऑफ ओजी, ठीक है। याद रखिएगा ये फिल्म 1939 की पिक्चर है, जिसको एआई द्वारा फिर से बनाया गया। किसने बनाया, इसको बनाया गूगल के साथ मैग्नोपॉज स्टूडियो ने, मैग्नोपॉज स्टूडियो ने। ये पूर्ण रूप से एआई से बनी विश्व की पहली पिक्चर है, जिसका क्या नाम है, इसका नाम है द वाइजर्ड ऑफ ओजी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, किस देश ने भूकंप के कारण आपातकाल घोषित किया। तो देखिए ऑप्शन है आपके सामने, जापान, इंडोनेशिया, ग्रीस, थाईलैंड। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ग्रीस, सही उत्तर है ग्रीस। आपको पता है ग्रीस में हाल ही में भूकंप की बहुत सारी छोटी श्रृंखलाएं आई, और जिसके कारण ग्रीस को क्या करना पड़ा, आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है सऊदी अरब के रियाद में दुनिया नहीं, दुनिया गलत है ये। सऊदी अरब के रियाद में सबसे बड़ी इमारत बनने जा रहा है, उस इमारत का क्या नाम है। यानी कि सऊदी अरब में के रियाद में सऊदी अरब की सबसे बड़ी इमारत बनने जा रही है, इसको आप काट दीजिएगा। सऊदी अरब के रियाद में सऊदी अरब की जो सबसे बड़ी इमारत बनने है उसका क्या नाम है। तो उसका नाम आपके सामने ऑप्शन है मुकाब, रुकाब, बुर्ज खलीफा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है मुकाब, ठीक है। मुकाब जो है वो सऊदी अरब की सबसे बड़ी इमारत बनने जा रही है, जो कि रियाद में है। इसकी जो ऊंचाई होगी वो 400 मीटर के आसपास होगी, ठीक है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 396 मीटर जो है इसकी एग्जैक्ट ऊंचाई है। आपको पता होगा दुनिया का जो सबसे बड़ा जो इमारत है वो बुर्ज खलीफा है। वो कहां पर है, वो आपका दुबई में है। कहां, दुबई में है, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है, उसकी ऊंचाई करीबन 828 मीटर के आसपास है, ठीक है। 828 मीटर के आसपास जो है वो बुर्ज खलीफा की ऊंचाई है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा का क्या नाम है। आपको पहले पता होना चाहिए कि एंटीबायोटिक होता क्या है। एंटीबायोटिक ये होता है वे दवा जो संक्रमित बैक्टीरिया को खत्म करता है, क्या कहलाता है, एंटीबायोटिक कहलाता है। क्या कहलाता है, एंटीबायोटिक कहलाता है।
ठीक है। वे दवा जो संक्रमित बैक्टीरिया को खत्म वे दवा जो संक्रमित बैक्टीरिया को खत्म करता है क्या कहलाता है? एंटीबायोटिक कहलाता है। ऑप्शन है आपका नेफ्रिथ्रोमाइसिन, क्रोसिन, डिस्प्रिन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है नेफ्रिथ्रोमाइसिन। ठीक है। अब देखिए किसने किसने बनाया है ये जो नेफ्रिथ्रोमाइसिन है, ये जैव प्रौद्योगिकी विभाग भारत, जैव प्रौद्योगिकी विभाग भारत का जैव प्रौद्योगिकी विभाग, और दूसरा इसके साथ जो कंपनी जुड़ी है उसका नाम है वॉकहार्ट। वॉकहार्ट। ठीक है। इन दोनों ने मिलकर, ये स्वदेशी कंपनी है, इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया है? भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा जो है उसको बनाया है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन सा बना है? ऑप्शन है आपके सामने थाईलैंड, भारत, लाओस, इंडोनेशिया। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बच्चों थाईलैंड। थाईलैंड पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश बना है जिसने समलैंगिकता को क्या किया है? कानूनी दर्जा दिया है, यानी कि समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा दिया है। अब समलैंगिकता क्या है? एक ही लिंग के प्रति, जो व्यक्ति एक ही लिंग के प्रति क्या करता हो? आकर्षित हो। ठीक है, उसको समलैंगिकता में रखा जाता है। ठीक है। अब समलैंगिक समुदाय जो है LGBTQ, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्वीर, ये समुदाय जो है वो समलैंगिकता समुदाय में आता है। आपको पता होगा हाल ही में कुछ सालों पहले 377 धारा को भारत ने लागू किया था जिसमें समलैंगिकता को कानूनी दर्जा दिया था, पर समलैंगिकता विवाह को कानूनी दर्जा अभी तक भारत में नहीं दिया गया है। और एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं कि सबसे पहले समलैंगिकता को कानूनी दर्जा देने वाला जो देश था वो कौन था? वो नीदरलैंड था। ठीक है, नीदरलैंड ने 2009 में ये कार्य किया था। पर इससे पहले समलैंगिकता और समलैंगिकता विवाह को रजिस्टर्ड करने वाला, पंजीकृत करने वाला देश जो था वो कौन था? वो था डेनमार्क। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। उन्होंने कब किया था? 1989 में किया। बच्चों इस वाले क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट में ही रखिएगा क्योंकि ये एक IR का भी क्वेश्चन है, इंटरनेशनल रिलेशन का क्वेश्चन है। PCS में इस क्वेश्चन के फंसने के चांस बहुत ज्यादा हैं और वनडे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी और SSC CGL में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन को पूर्ण रूप से अपनाने वाला जो देश है वो कौन सा बना है? विश्व का वो प्रथम देश कौन सा है जहां पे पूर्ण रूप से जो है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स चलेंगे? तो ऑप्शन है आपके पास जापान, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा है नॉर्वे, चौथा है भारत। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर जो है वो है नॉर्वे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए स्पोर्ट्स से आ रहा है क्वेश्चन ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा सिक्स मारने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया? ऑप्शन है आपके पास रोहित शर्मा, दूसरा ऑप्शन है शाहिद अफरीदी, तीसरा ऑप्शन है विराट कोहली और चौथा ऑप्शन है क्रिस गेल। सभी महान खिलाड़ी हैं सिर्फ इस भोंदू को छोड़ के। ठीक है, तो भैया ये सबसे ज्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड तो पहले इसी के नाम था, तो इसको लठ चलाना आता था, है ना, और कुछ तो आता नहीं था इसको, इसने तुक्कों से छक्के मार दिए। तो भैया देखो इसका जो रिकॉर्ड तोड़ दिया है वो हमारे महान खिलाड़ी रोहित शर्मा ने तोड़ दिया है। ठीक है, हमारे रोहित शर्मा ने तोड़ दिया है ये रिकॉर्ड, और रोहित शर्मा ने सिर्फ 269 पारियों में इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है सबसे ज्यादा, और इन्होंने सिर्फ 100 पारियां कम ली हैं इस इंसान से, 100 पारियां कम ली हैं। इसने 369 पारी में 351 छक्के मारे थे। ठीक है, 351 छक्के मारे थे, पर रोहित शर्मा ने सिर्फ 269 पारियों में कितने छक्के मार दिए बच्चों? 269 पारियों में
352 6 हो गए हैं इनके, और अभी कंटिन्यूसली 6 मार ही रहे हैं। अभी तो ये वर्ल्ड कप तक भी खेल ही जाएंगे जैसे इनकी फिटनेस है। हाल ही में इन्होंने 150 रन की पारी खेली है विजय हजारे ट्रॉफी में, ठीक है। तो विराट कोहली और क्रिस गेल नहीं है, ये भी बहुत महान खिलाड़ी हैं। और रोहित शर्मा ने जो है 269 पारियों में ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है, और अब ये शाहिद अफरीदी से आगे बढ़ गए हैं। और ये शाहिद अफरीदी से बहुत महान खिलाड़ी है, इन जैसा खिलाड़ी सदियों में एक बार आता है, ठीक है। मेरे तो बहुत ही फेवरेट खिलाड़ी है। हीमोफीलिया के लिए अपना पहला मानव जीन थेरेपी परीक्षण किस देश ने किया है? तो बच्चों ऑप्शन है आपके पास भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, बांग्लादेश। इन दो देशों को देखिए, सुई बनाने की इनकी औकात नहीं है, तो ये परीक्षण क्या करेंगे? तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर देना जहां भी आए। इसका जो सही उत्तर है वो है भारत। भारत के बेल्लोर में किया गया है। वेल्लोर परीक्षण संस्थान में पहला मानव जीन थेरेपी परीक्षण किया गया है। अब ये हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया के लिए पहला मानव जीन थेरेपी परीक्षण किसने किया है? भारत ने किया है। अब हीमोफीलिया क्या है? देखिए, हीमोफीलिया वे बीमारी है, याद रखिएगा, ये एक आनुवांशिकी बीमारी है, ठीक है। आनुवांशिकी बीमारी है, सबको नहीं होती, जिसके वंश में होती है, आनुवांशिकी में जो होती है उसको ये बीमारी लगती है। इसमें खून का थक्का नहीं जमता, खून का थक्का नहीं जमता, ठीक है। जहां से भी खून बहता है वहां से रिसाव शुरू हो जाता है, और बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से इंसान की मौत भी हो जाती है। तो ये हीमोफीलिया में इस बीमारी को गिना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2025 का अपना वर्ड ऑफ द ईयर क्या चुना था? तो देखिए, ऑप्शन है आपके पास रेज बेट, सेल्फी, कोरोना, एआई। तो इसका जो सही उत्तर है वो है रेज बेट। अब देखिए, रेज बेट का मतलब क्या होता है? अगर रेज का मतलब हम समझें तो रेज का मतलब होता है खतरनाक, ठीक है। और उसी तरीके से बेट का मतलब होता है आकर्षक, आकर्षक खाने का टुकड़ा मान लीजिए। बट जेनजी लैंग्वेज में इसको नहीं जोड़ा जा सकता, इसको जोड़ा गया है जो हमारा सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पर आकर्षण कैसे लाएं, तो ये वो टर्म है, ठीक है। तो इसका इस वोकैब से कोई मतलब नहीं है। ये टर्म है सोशल मीडिया पर आकर्षण कैसे लाएं, यानी कि ट्रेंड्स, वायरल, जो ऐसे चीजें जो आती हैं, ट्रेंड्स, वायरल जैसे वर्ड यूज होते हैं, हैशटैग जैसे वर्ड यूज होते हैं, उनके लिए इनको यूज किया गया है रेज बेट। तो ऑक्सफोर्ड ने 2025 में रेज बेट को जो है वर्ड ऑफ द ईयर चुना था, ठीक है। आगे बढ़, ये क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि भारत में कितने रामसर स्थल है? मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि नवंबर तक भारत में रामसर स्थलों की जो संख्या है वो 94 है, बट अब इसमें थोड़ा अपडेट हुआ है। तो देखिए, ऑप्शन 93, 94, 95, 96। तो जो 96 जो है ये राइट आंसर है। जो 96वां जो 96वां जो रामसर स्थल बना है उसका नाम है सीलासेड। सीलसेड जो जलाशय, सीलसेड जो सॉरी लेक है, जो कहां पड़ता है? जो पड़ता है राजस्थान, राजस्थान के अलवर में, अलवर जिले में ये पड़ता है। ये 96वां रामसर स्थल बना है, ठीक है। इसके अलावा एक एक रामसर स्थल और शामिल हुआ है 95वां, वो कौन सा है? वो है आपका, वो है कोपरा, कोपरा जलाशय। क्या है? कोपरा जलाशय। ये कहाँ है? ये छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में है। कहाँ है? बिलासपुर में है, ठीक है। तो ये 95वां और ये 96वां जो है रामसर स्थल है। थोड़ा सा और रामसर स्थल को डिटेल में जानते हैं। वैसे मैंने रामसर स्थल पर एक डिटेल वीडियो बना रखी है, आप उसमें भी देख सकते हैं। देखिए, इस वर्ष कितने रामसर स्थल शामिल हुए, एक एक करके उनका नाम जानते हैं। देखिए, बिहार में, बिहार से हुआ गोगीबिल, ठीक है, गोकुल। तीसरा है, तीसरा है बच्चों आपका, एक गोगीबिल हुआ, दूसरा गोकुल हुआ, तीसरा है उदयपुर, उदयपुर लेक, गोकुल जलाशय, गोगीबिल लेक, ठीक है।
ये 3 तो हो गए आपके बिहार से। छत्तीसगढ़ से जो हुआ, छत्तीसगढ़ से कोपड़ा, छत्तीसगढ़ से कोपरा। ठीक, अब आ जाते हैं राजस्थान से। राजस्थान से हुआ खींचन, हिनार, और ये जो अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया 96वां कौन सा हुआ है बच्चों? 96वां हुआ है आपका सीलसेर। ठीक है, तो इस वर्ष 3 जो हैं वो शामिल हुए हैं, किससे? राजस्थान से, और एक हुआ है छत्तीसगढ़ से, और 3 ही शामिल हुए हैं बिहार से। तो 3 3 6 और 7 जो है 7 रामसर स्थलों को शामिल किया गया है। 7 रामसर स्थलों को शामिल किया गया है किसमें? भारत के 7 रामसर स्थल जो है रामसर कन्वेंशन में, रामसर संधि में स्थलों की संख्या में शामिल हुए हैं। ठीक है, तो अब भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? 91 हो गई है। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा भारत में जो रामसर स्थल है वो किस राज्य में है? वो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में कितने? 20। फिर आता है उत्तर प्रदेश, इसमें है 10। ठीक, तो पहले नंबर पे तमिलनाडु, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश। और दुनिया में सबसे ज्यादा जो रामसर स्थल है वो किस में है? वो है यूनाइटेड किंगडम में, करीबन 165 प्लस हैं। और दूसरा जो है वो है आपका मैक्सिको में। मैंने डिटेल वीडियो इसकी बनाई है, 144 प्लस। ठीक है, ये बढ़ता ही जाता है। अब थोड़ा रामसर स्थल के बारे में जान लेते हैं कि भाई रामसर स्थल है क्या, रामसर स्थल का क्या बैकग्राउंड है। देखिए, और रामसर स्थल का क्या उद्देश्य है? आपको पता होगा रामसर स्थल का जो उद्देश्य है वो है आर्द्र भूमि को बचाना। क्या? आर्द्र भूमि को बचाना। अभी आर्द्र भूमि क्या है? आर्द्र भूमि में क्या कौन कौन सी भूमियां आती हैं? तो आर्द्र भूमि में दलदल, मैंग्रोव, कृत्रिम जलाशय जो होता है मानव निर्मित, ठीक है, इत्यादि भूमियां आती हैं। याद रखिएगा, दुनिया की जो 6% भूमि जो है वो आर्द्र भूमि कहलाती है। दुनिया में सिर्फ 6% जगह पर ही आर्द्र भूमि है, जिसमें दुनिया की 40% प्रजातियां जो हैं वो बास करती हैं। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट है, इनका संरक्षण जो है इतना ज्यादा जरूरी है। अब थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। तो होता क्या है भाई, आपको पता होगा, जैसे 1971 में रामसर, अभी रामसर कहाँ है? 1971 में ईरान के रामसर स्थल पर, रामसर में एक सम्मेलन होता है। किस दिन? 1971 2 फरवरी को। कब होता है? 2 फरवरी को। 1971 2 फरवरी को एक रामसर सम्मेलन होता है रामसर शहर में, जो कि ईरान में पड़ता है। यहां पर आर्द्र भूमि के संरक्षण की बात की जाती है, जिसके बाद 1975 में ये लागू होता है। और भारत इसमें जो है, भारत है बच्चों, भारत 1982 में शामिल होता है। ठीक है, भारत कब शामिल होता है? 1982 में। ठीक है, और भारत का जो चिल्का लेक है वो पहला आर्द्र भूमि बनता है। भारत का जो चिल्का लेक है वो पहला आर्द्र भूमि बनता है। ठीक है, इसी प्रकार और बताता हूं, जो 1990 में स्विट्जरलैंड में एक जगह है मॉन्ट्रेक्स में एक रजिस्टर तैयार किया जाता है, जिसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड रजिस्टर भी कहा जाता है। अब ये क्या होता है? जो आर्द्र भूमियां क्या कहते हैं, मानव की वजह से प्रभावित हो चुकी है, उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, उन आर्द्र भूमियों को बचाने की जद्दोजहद इसमें शामिल होती है। तो ठीक है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड कब हुआ था? 1990 में। तो भारत के दो जगहों को, रामसर स्थलों को शामिल किया जाता है। एक होता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, जो कि राजस्थान में है। दूसरा होता है मणिपुर का लोकटक झील। ये कहां पर है? मणिपुर में। ये आज भी बना हुआ है, इसमें ये आज भी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है। इसके अलावा बच्चों चिल्का लेक भी शामिल था, बट बाद में उसको हटा लिया गया। चिल्का लेक को बाद में हटा लिया गया, पहले 3 थे, अब सिर्फ 2 रह गए हैं। अब एक क्वेश्चन इसमें से और बनाता हूं कि जी, मैंने आपको बता दिया सबसे ज्यादा जो रामसर स्थल है वो यूनाइटेड किंगडम में है, 165 प्लस उसकी संख्या हो चुकी है ना। और दूसरे नंबर पे मैक्सिको आता है। एशिया में नंबर 1 कौन सा देश है जिसमें सबसे ज्यादा रामसर स्थल है? तो जी वो अपना अखंड भारत है। कौन सा है? भारत है।
इसके अलावा दुनिया का पहला रामसर स्थल जो था वो कौन सा था जो शामिल हुआ था भाई, वो था कोबोर्ग आइलैंड। कौन सा था? कोबोर्ग द्वीप जो था वो था, ये कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मेरा वो रामसर स्थल वाला वीडियो जरूर देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको नवंबर तक सब डिटेल बताई है। इसके कितने मापदंड होते हैं, तो इसके 9 मापदंड होते हैं। इसकी पूरी डिटेल एनालिसिस आप उस वीडियो में देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी एक क्वेश्चन आ गया, भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है? ऑप्शन है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा, दूसरा कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, तीसरा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, चौथा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर है वो है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2025 में एबल पुरस्कार किसने जीता? ऑप्शन है बच्चों आपके सामने, ऑप्शन है आपके सामने मासाकी काशीवारा जापान, एसआर श्रीनिवास भारत, आर प्रज्ञानंद भारत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों, इसका सही उत्तर है मासाकी काशीवारा जापान। तो मासाकी काशीवारा ने बीजगणित यानी कि अलजेब्रा में अपने योगदान के लिए उनको एबल पुरस्कार दिया गया है। याद रखिएगा, ये जो एबल पुरस्कार है, एबल पुरस्कार को गणित का नोबेल भी कहा जाता है, गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ठीक है, गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? एबल को कहा जाता है। और सन 2001 से कौन दे रहा है? नॉर्वे की सरकार इसको दे रही है, नॉर्वे की सरकार दे रही है। इसमें कितनी धनराशि मिलती है? तो इसमें $7,20,000 की धनराशि मिलती है। ठीक है, अब भारत की ओर से पहले व्यक्ति कौन है जिनको एबल पुरस्कार मिला था? तो सबसे पहले मिला था 2007 में बच्चों एसआर श्रीनिवास को पहली बार मिला था। किसमें? गणित में मिला था, जब उन्होंने क्या कहते हैं स्टैटिस्टिक्स में अपनी थ्योरी दी थी। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में अपनी थ्योरी दी थी। तो भारत की ओर से सिर्फ एक ही व्यक्ति को मिला है, एसआर श्रीनिवास को। कब? 2007 में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वदेशी एमआरआई मशीन किस संस्थान ने विकसित की है? ऑप्शन है आपके पास आईआईटी मद्रास, दूसरा ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है आईआईटी कोलकाता और चौथा ऑप्शन है एम्स दिल्ली। तो इसका जो सही उत्तर है वो है एम्स दिल्ली जो है, उसने भारत की स्वदेशी एमआरआई मशीन जो है वो विकसित की है। ठीक है, अगला ऑप्शन है आपके पास लुपेक्स मिशन। लुपेक्स मिशन जो है वो किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है? पहले लुपेक्स मिशन को देख लीजिए। 2028 तक मैक्सिमम टारगेट है कहां पहुंचना? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर अन्वेषण करना। दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल, जहां पर भारत पहुंच चुका है। ठीक है, चंद्रयान जो था वो पहुंच चुका है। दक्षिणी ध्रुव का क्या करना? अन्वेषण करना और नमूने इकट्ठे करना। तो ये किसकी संयुक्त परियोजना आपको दिख रही है? ऑप्शन है नासा इसरो जाक्सा, इसरो नासा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है इसरो और जाक्सा। जाक्सा कहां की है बच्चों? जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है। ठीक है, जापान सरकार की। और भारत की क्या है? इसरो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, बाघ गणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की जनसंख्या कितनी है बच्चों? तो ऑप्शन है आपके पास 3,683, 3,682, 3,232 और 2,000। तो इसकी जो संख्या है बच्चों 3,682, तो ये सेकंड ऑप्शन है, ये बिल्कुल ठीक है। अभी जो भारत में बाघों की जो संख्या है वो कितनी हो गई है? 3,682। आपको पता होगा जो बाघ है हमारे देश का राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, बाघ का जो साइंटिफिक नेम है वो नेम है पैंथेरा टाइग्रिस। क्या नेम है? पैंथेरा टाइग्रिस। इसके अलावा जो ये जो टाइगर है हमारा बाघ है वो IUCN की किस लिस्ट में आता है? संकटाग्रस्त में आता है। ठीक है, संकटाग्रस्त में लिस्ट में आता है, यानी कि एंडेंजर्ड। और भारतीय वन्य जीव अधिनियम के अनुसार भी ये किस में आता है? भारतीय वन्य जीव अधिनियम में भी ये संकटाग्रस्त में आता है। ठीक है, अब ये संकटाग्रस्त क्या है? एंडेंजर्ड।
वो जगह होती है जिसमें एक प्राणी अपने प्राकृतिक आवास से पलायन कर चुका हो या उसकी संख्या को बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा हो। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा और जानते हैं, टाइगर कैसी स्पीस है? टाइगर एक प्रेडिटर स्पीस है। ठीक है, प्रेडिटर स्पीसीज है, एक ऐसा प्राणी है जो बहुत ही अपने स्वभाव के लिए जाना जाता है, अपने एटीट्यूड के लिए जाना जाता है। और याद रखिएगा इसका जो जीवन होता है वो 12 से 13 साल तक होता है, 12 से 13 साल तक होता है। और इसकी जो टेरिटरी होती है, इसकी टेरिटरी जो होती है 30 से 40 किलोमीटर तक की होती है। इसका इलाका जो होता है 30 से 40 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, इसमें जो होता है इनके झुंड में जो होता है वर्चस्व की लड़ाई इनके में चलती है। ठीक है, आपने देखा होगा वर्चस्व की लड़ाई जो होती है, इसमें जो अल्फा होता है वो मेन होता है। जो जितना ताकतवर होता है टाइगर, ये उतना देर तक राज करता है। और थोड़ा सा जानिए, आप देखिए ये जो बाघ गणना रिपोर्ट है, ये सबसे पहले नेशनल टाइगर कंजर्वेशन एजेंसी, ठीक है, NTCA ने 2006 में की थी। ठीक है, उसके बाद भारतीय वन्य जीव संस्थान इसे करता आ रहा है। अब ये दोनों मिलकर इसको करते हैं। और याद रखिएगा ये कोई वार्षिक और द्विवार्षिक रिपोर्ट नहीं है, ये हर 4 साल में इस रिपोर्ट को बनाया जाता है। ठीक है, तो 3682 जो है भारत में बाघों की संख्या है। याद रखिएगा 1980 तक भारत में 1 लाख से ज्यादा बाघ थे, अब सिर्फ संख्या जो है 3682 पहुंची है। पीछे 1467 का आंकड़ा था, अब ये थोड़ा बड़ा है। ठीक है, याद रखिएगा दुनिया के 75% बाघ जो हैं वो कहां पाए जाते हैं? वो भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और जानिए बाघों की संख्या को बढ़ाने के लिए सबसे पहले 1973 में एक प्रोजेक्ट आया, 1973 का टाइगर प्रोजेक्ट। ठीक है, जब बाघों की बहुत ज्यादा हत्या होने लगी, बाघों का शिकार होने लगा, तब 1973 का टाइगर प्रोजेक्ट कैलाश श्रृंखला लाए, ठीक है, कैलाश श्रृंखला लाए। उस समय PM जो थी वो इंदिरा गांधी जी थी। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कैलाश श्रृंखला द्वारा 1973 का टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया। इसके बाद धीरे धीरे टाइगर पर वर्क होना शुरू हुआ। ठीक है, टाइगर के लिए कानून बनने शुरू हुए और एक पहला टाइगर रिजर्व बनाया गया जो कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व था, जो सिर्फ टाइगर को समर्पित था। ठीक है, ये कहां पर है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व? ये है आपका उत्तराखंड में। और वर्तमान में अब टाइगर रिजर्व की जो संख्या है वो 58 हो चुकी है। तो मुझे लगता है मैंने टाइगर से रिलेटेड सारी बातें आपको बता दी हैं पेपर में, आप इसका सही उपयोग करेंगे। ठीक है, अब आप सही टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। देश का सबसे लंबा गोल्फ कोर्स कहां बनने जा रहा है बच्चों? ऑप्शन है नई दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ, मुरादाबाद। सही उत्तर है आपका नई दिल्ली में देश का सबसे लंबा गोल्फ कोर्स जो है वो बनने जा रहा है। आगे देखिए, क्वेश्चन है आपके पास, अरावली की पहाड़ियों में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी कौन सा राज्य बनाएगा जी? तो ऑप्शन है आपके पास हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो सही उत्तर है इसका हरियाणा। आपने देखा होगा हाल ही में अरावली की पहाड़ियों को काटने के आदेश जारी कर दिए गए थे, पर सुप्रीम कोर्ट ने उसमें अभी रोक लगा दी है। अरावली में जो 100 मीटर से नीचे की जो पहाड़ियां हैं उनको काटने के आदेश दिए हैं। ये बहुत ही गलत है। अरावली की पहाड़ियां हमारे देश की सबसे पुरानी पहाड़ियां हैं और पर्वतों से ही हमारा देश सुरक्षित है। चाहे वो हिमालय हो, चाहे अरावली हो, चाहे वो कोई भी पहाड़ हो, उनको संरक्षित करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने गुजरात का जो सूर्य मंदिर है, मोंडेरा सूर्य मंदिर में लगातार 20,000 सूर्य नमस्कार कर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है? तो ऑप्शन है आपके सामने संदीप आर्य, जॉय भट्टाचार्य, सपन भट्टाचार्य, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है संदीप आर्य जो है वो 20,000 बार सूर्य नमस्कार कर
मोढेरा मंदिर में इन्होंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। ठीक है, तो ये भी आ सकता है कि मोढेरा जो सूर्य मंदिर है वो कहां पर है, तो वो जी कहां पर है, वो गुजरात में है। ठीक है, और नाम तो मैंने आपको बता ही दिया। आगे बढ़ते हैं। दुनिया का पहला ई मेथनॉल संयंत्र कहां बनने जा रहा है बच्चों? ऑप्शन है डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, भारत, पाकिस्तान। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डेनमार्क। डेनमार्क में पहला ई मेथनॉल संयंत्र बनने जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, कौन सा राज्य एआई संचालित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम, रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना है? अब ये क्या है भाई, जो वनों में जो रियल टाइम जो गतिविधि चल रही है, जो वास्तविक गतिविधि चल रही है, उसको नापने की ये विधि है। तो वो कौन सा राज्य है जो एआई आधारित, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला प्रथम राज्य बना है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो इसका जो सही उत्तर है मध्य प्रदेश। सही उत्तर कौन सा है? सही उत्तर है मध्य प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर है, भारत का पहला 100% साक्षर राज्य कौन सा बन गया है? 100% साक्षर राज्य जो बना है, ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मिजोरम। तो 100% साक्षर राज्य मिजोरम बन गया है। ठीक है, अगला है, हाल ही में किस बॉलीवुड गायक का निधन हो गया? हाल ही में किस बॉलीवुड गायक का निधन हो गया? ऑप्शन है किशोर कुमार, अरिजीत सिंह, जुबीन गर्ग, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, हाल ही में जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग के समय निधन हो गया। मैं इनके बारे में थोड़ा डिटेल में बताता हूं। ये जुबीन गर्ग जो है, जुबीन गर्ग जी जो है, ये कहां से आते हैं? ये असम से आते हैं। असम के ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके बारे में मैं आपको और रिकॉर्ड बताता हूं। 40,000 से ज्यादा गाने गा चुके थे। 40,000 से ज्यादा गाने इन्होंने गाए हैं। ठीक है, ठीक। दूसरा है, एक दिन में 30 गाने गाने का रिकॉर्ड। एक दिन में 30 गाने का रिकॉर्ड। अगला देखिए, अगला जो है, इन्होंने 2006 में या अली गैंगस्टर मूवी से इन्होंने समृद्धि पाई। ठीक, इसके अलावा इन्होंने 40 भाषाओं में गाना गाया। 40 भाषाओं में गाना गाया। ठीक, ये तो इनके कुछ रिकॉर्ड हैं। ठीक, इसके अलावा जानिए, दुनिया में, वर्ल्ड में इनको हमिंग किंग के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? हमिंग किंग। तो बच्चों, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, हमिंग किंग। ठीक है, ये एक्टिविस्ट भी रहे हैं और चैरिटी भी करते रहते थे। दान धर्म के लिए भी जाना जाता है। इनकी शव यात्रा जो है सबसे 3rd नंबर पर रही। 3rd नंबर की शव यात्रा थी। इतने लोग असम में जुट गए थे। 3rd नंबर की दुनिया की सबसे बड़ी शव यात्रा इनकी रही। और जानिए, इनके जो प्रसिद्ध गाने हैं, जैसे मैंने आपको बताया, सबसे प्रसिद्ध गाना इनका मायाविनी है ना, जो इन्होंने कई भाषाओं में गाया है। ठीक है, इसके अलावा या अली इत्यादि इनकी ये प्रसिद्ध गाने हैं। ठीक, इसके अलावा और जानिए। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला पूर्ण रूप से हरित गांव कौन सा राज्य बना है? भारत का पहला पूर्ण रूप से हरित गांव किस राज्य में है? तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, मिजोरम। तो इसका सही उत्तर है त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य का मोहनपुर जिला और उसका रंगचेरा गांव जो है पहला हरित गांव बन गया। ठीक है, अगला देखते हैं। 2026 में भारतीय गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन होंगे? बताइए।
ऑप्शन है आपके पास प्रोवो सुबियांतो, उर्सुला वॉन डेर लियोन, एंटोनियो कोस्टा, या 2 और 3 दोनों। तो इसका ऑप्शन है 4। तो इस बार जो 26 जनवरी में जो हमारे भारतीय गणतंत्र दिवस जो होगा उसमें उर्सुला वॉन डेर लियोन जो कि ईयू के अध्यक्ष हैं और ये उसी के क्या कहते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के अध्यक्ष हैं एंटोनियो कोस्टा, ये दोनों शामिल रहेंगे। पिछले साल 2025 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबो सुबियांतो शामिल थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस बॉलीवुड महान अभिनेता का निधन हो गया? ऑप्शन है आपके पास ऋषि कपूर, इरफान खान, सुशांत सिंह राजपूत और धर्मेंद्र जी। ठीक है, तो आपको पता होगा इन तीनों का निधन जो है वो सन 2020 में हो गया था और धर्मेंद्र जी का निधन हाल ही में 24 नवंबर 2025 को हुआ। कब हुआ? 24 नवंबर 2025 को हुआ। वो काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनकी उम्र जो थी वो 89 वर्ष थी। वो दिसंबर में अपना 90वां जन्मदिन मनाते। मरने से पहले जो उनकी पिक्चर आ रही है वो है 21, जो कि वो 1 जनवरी को रिलीज होने वाली है। 1 जनवरी 2026 को रिलीज होगी। ठीक है, इसके अलावा इनके बारे में एक और रिकॉर्ड बताता हूँ। इनके बारे में एक रिकॉर्ड ये है कि इन्होंने 300 से ज़्यादा पिक्चरों में काम किया। ठीक है, कि प्रमुख जो फिल्में हैं वो है शोले, फूल और पत्थर, ठीक है, ब्लैकमेल, गीता गीता इत्यादि। मैं गिनाते थक जाऊंगा पर इनकी हिट पिक्चरें खत्म नहीं होंगी। और याद रखिएगा, भारत के ये पहले व्यक्ति थे, पहले एक्टर थे जिनको विश्व के 5 सबसे खूबसूरत व्यक्तियों में 5वां दर्जा मिला था। तो अभी तक भारत के कुछ ही लोग हैं, कुछ ही एक्टर्स हैं जिनको विश्व में सबसे खूबसूरत व्यक्तियों का दर्जा मिला है। पहले थे हमारे धर्मेंद्र जी, ठीक है, दूसरे थे विनोद खन्ना जी, ये भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। तीसरे हैं, हाल ही में इनका जन्मदिन भी आने वाला है, सबके चहीते सलमान खान। और आखिरी जो है वो है ऋतिक रोशन, जिनको ग्रीक गॉड भी कहा जाता है। तो ये 4 व्यक्ति हैं जिनको अब तक दुनिया के सबसे 5 खूबसूरत व्यक्तियों में शामिल किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने जंगल की आग यानी कि वनाग्नि की वजह से अपने देश में क्या लगाया? आपातकाल लगाया। ऑप्शन है इक्वाडोर, उरुग्वे, पराग्वे, चिली। तो इसका सही ऑप्शन है इक्वाडोर। इक्वाडोर में हाल ही में जंगल में आग लगी थी, इसी वजह से वहां पर क्या हुआ, वहां पर आपातकाल की घोषणा की गई। जापान की कंपनी सुमितोमो वानिकी यानी कि सुमितोमो फॉरेस्ट्री द्वारा बनाई गई विश्व की पहली लकड़ी के सैटेलाइट का, लकड़ी के उपग्रह का क्या नाम है? तो ऑप्शन है आपके पास लिग्नासैट, जैक्सा, सिग्नेसैट, सिम्बेक्स। सही उत्तर है लिग्नासैट। क्या है? सही उत्तर है लिग्नासैट। लिग्नासैट को बनाया गया है जापान की कंपनी सुमितोमो फॉरेस्ट्री द्वारा। ठीक है, जो कि बहुत ही सराहनीय कदम है। अगला ऑप्शन है दुनिया का पहला लकड़ी से बना गुरुद्वारा किस राज्य में बनने जा रहा है साथियों? तो ऑप्शन है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब। तो सही उत्तर है पंजाब। पंजाब के फाजिल्का शहर में लकड़ी से बना हुआ गुरुद्वारा बना है, पंजाब के फाजिल्का शहर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस देश में हाल ही में मानव रोबोट यानी कि ह्यूमनॉइड हाफ मैराथन की अरेंजमेंट की मतलब आयोजन किया। किस देश ने हाल ही में
मानव रोबोट के लिए हाफ मैराथन का आयोजन किया? तो ऑप्शन है आपके पास बच्चों चीन, भारत, स्विट्जरलैंड, पाकिस्तान। तो इसका जो सही उत्तर है वो है चीन। चीन के बीजिंग में किया गया। ठीक है, चीन के बीजिंग में का क्या किया गया? चीन के बीजिंग में आयोजन किया गया और यांगांग अल्ट्रा जो मानव ह्यूमनॉइड था उसने इस मैराथन हाफ मैराथन को जीता। ठीक है, तो ये भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों मैंने आपको इस वर्ष के जो प्रमुख करंट अफेयर्स हैं वो आपको मैंने आपके साथ साझा किए हैं। मेरे द्वारा पढ़ाए गए क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर फंसने की उम्मीद है। ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।